हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। खासतौर से ये क्लासेज आपकी रीट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे आपके टीचिंग एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि प्रदूषण के सूचक कौन कौन से होते हैं। प्रदूषण के सूचक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बन के आता है कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन से हैं। जो वायु प्रदूषण है इसका सूचक कौन सा है। देखिए ये लाइकेन है। क्वेश्चन जितने भी वन लाइनर है आपकी एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जहाँ से कि आप किसी भी टेट एग्जाम हो या आपका रीट हो या आपका सुपर टेट हो, वहाँ पे डायरेक्ट आपको रिवीजन ऐसे ढंग से कराया जाएगा कि आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के सूचक अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, आपका लाइकेन होगा। ये जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। बात करेंगे सीवेज। जो सीवेज होता है इसकी जो प्रदूषण सूचक है ये कौन से हैं, तो देखिए ई कोलाई जीवाणु। ये क्या है आपका ई कोलाई कोलाई जीवाणु। देखिए आपकी हरियाणा टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है सीवेज प्रदूषण के सूचक। अब बात करेंगे जल प्रदूषण के सूचक। देखिए इसको डायटम कहते हैं। तो ये देखिए प्रदूषण के सूचक मुख्यतः आपके ये तीन है। पहला क्या है आपका वायु प्रदूषण, दूसरा का जल प्रदूषण और तीसरे नंबर पे आपका आता है सीवेज प्रदूषण के। तो इस सूचक की बात जब भी बात आपकी सूचक की हो तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वायु प्रदूषण के सूचक लाइक्विन को बोलते हैं, सीवेज प्रदूषण के सूचक को ई कोलाई जीवाणु को बोलते हैं और जल प्रदूषण के सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, डायटम। तो ये हो गया आपके सूचक के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जल प्रदूषण को मापने के लिए इकाई। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीओडी। जल प्रदूषण जो मापने की जो इकाई होती है इसको हम लोग बीओडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, देखिए आपका ये यूपी 2013 में पूछा गया है और उत्तराखंड 2013 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके टेट एग्जाम हो आपका या रीट हो या आपका सुपर टेट हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज स्टेट टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण मापने की इकाई और यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं, डेसिबल। और इसका जो डीबी है इसका शॉर्ट नेम है डीबी। ठीक है, डेसिबल से क्या करते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण की ये ध्वनि प्रदूषण मापने की क्या है, इकाई है। जल प्रदूषण की मापने की इकाई पूछी जाए तो बीओडी कहेंगे और ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई क्या बोलेंगे आप, डीबी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए जब भी ग्रीन मफलर आता है तो आप लोगों का ध्यान दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की तरफ जाता है। तो ग्रीन मफलर का यहाँ पे संबंध उनसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध आपका किससे है, ध्वनि प्रदूषण से। तो आपको पूछ देगा आपके एग्जाम में कि जो ग्रीन मफलर है यह किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए आपके यूपी टेट 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 11 में भी पूछा गया है और उत्तराखंड के 2011 में भी यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये चलेगी जहाँ से कि आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। बात करेंगे WHO। जो देखिए WHO जो जेनेवा में स्थित है, इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है। और WHO का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब इसके अनुसार ध्वनि प्रदूषण की मापन है। ठीक है, मानक है। पूछ रहा है कि जो WHO जो जेनेवा में जिसका मुख्यालय, इसके अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मानक कितना है। देखिए 45 डीबी। डीबी का मतलब क्या होता है, डेसिबल। ठीक है, डीबी का मतलब डेसिबल। देखिए यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे लिखा गया है डेसिबल, जिसको शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं हम लोग, डीबी। तो ये किसके अनुसार है, तो ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। आप लोग याद करिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए गंगा एक्शन प्लान।
ठीक है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई, कब से शुरू हुई थी? ठीक है, जो गंगा एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए आपकी 1985 से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई है। बाद में भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है। देखिए जो भारत है इसमें जो मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या क्या है? चंबल की घाटी के बीहड़ क्षेत्र। जो भारत में मृदा अपरदन की जो सर्वाधिक समस्या है यह कहाँ पर है? तो चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या क्या है? यहाँ पे तो मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है, कहाँ पे है? चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में है। और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आप वृक्षारोपण के माध्यम से उसको रोक सकते हैं, मेड़बंदी के माध्यम से रोक सकते हैं। ठीक, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाकर भी आप रोक सकते हैं। जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खाद्यों का प्रोत्साहन देकर भी आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं मृदा प्रदूषण में उपयोगी वृक्ष कौन कौन से होते हैं जो कि आपके मृदा प्रदूषण को या किसी भी प्रदूषण को रोकते हैं। तो देखिए जब जल प्रदूषण होता है इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जलकुंभी, जल प्रदूषण है जैसे किसी तालाब में वहाँ से क्या हो रहा है कि जल का क्षरण हो रहा है, तो आप उसको जल को प्रदूषित हो रहा है तो जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें जलकुंभी लगाएंगे। ठीक है, अगर उसमें जलकुंभी लगी होगी तो जल है वो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? सहजन और नीम, ये दो वृक्ष हैं, नीम भी वृक्ष है और सहजन भी वृक्ष है, इसको आप लोग लगाएंगे। अगर इसकी मात्रा सर्वाधिक रहेगी तो धूल प्रदूषण को रोका जा सकता है। बात वायु प्रदूषण की होगी तो देखिए बोगन बोलियाँ, एक बोगन बोलियाँ है, अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो वायु प्रदूषण में क्या होगी? नियंत्रण हो जाएगा वायु प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सीता अशोक, ये एक पौधे पेड़ है सीता अशोक नाम का, जो कि ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ये हो गए प्रदूषण नियंत्रण करने के उपयोगी वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष हैं जो जल प्रदूषण को जलकुंभी से रोकेंगे आप लोग, धूल प्रदूषण को सहजन नीम से, वायु प्रदूषण को बोगनवेलिया से और ध्वनि प्रदूषण को सीता अशोक से। ये सभी क्या है आपके? ये सभी आपके वृक्ष हैं जो कि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, रोकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग ओजोन के बारे में। देखिए ओजोन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए ओजोन में पहला पॉइंट है आपका कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को रोकता है। कौन रोकता है? तो भैया वो कौन है? ओजोन परत रोकती है, ओजोन रोकती है। जब सूर्य से हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी किरणें होती है पृथ्वी पर आती है तो इसको कौन रोकता है? ओजोन परत। और देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके यूपी टेट 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आपके यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। बात करेंगे ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जब भी पूछेगा ओजोन से तो देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताऊंगा, अब तक जितने आपके टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। पहली बात कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणों को कौन? ओजोन परत। देखिए आपका 2013 में पूछा गया है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CFS। ठीक है, CFCS। ठीक है, देखिए CFCS ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। फिर ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसके मापने की इकाई क्या होती है? देखिए डाल्टन यूनिट में मापी जाती है इसकी इकाई। देखिए आपका ये भी यूपी टेट 2015 में भी पूछा गया है और आपका 14 में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ओजोन क्षरण का कार्बन CFC है, ये भी पूछा गया आपका 15 में पूछा गया, 14 में पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाल्टन यूनिट, ये भी आपका उत्तराखंड में 15 में और 14 में पूछा गया है। उसके बाद आपका है ओजोन परत क्या है आपका? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है? एक समझौता है और किसके लिए? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए। तो ये कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को हुआ। ठीक है, ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। अब कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो 16 सितंबर। देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं सर्वाधिक। कुछ पॉइंट मैं और बताऊंगा ओजोन परत के बारे में, जो कि आपके टेट हो या सी टेट हो। देखिए सी टेट में तो नहीं, लेकिन आपके टेट हो या रीट हो या किसी भी स्टेट टेट हो, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसे ही क्लासें आपको मिलेंगी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।